फर्स्ट क्वेश्चन, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन दिया गया है सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट या इनमें से कोई नहीं। तापमान का मात्रक सेल्सियस भी है, केल्विन भी है और फ़ारेनहाइट है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तो तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 293 केल्विन तापमान बराबर होगा। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस। यानी 293 केल्विन तापमान जो होगा वह कितना डिग्री सेल्सियस होगा। तो आइए इसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। चूंकि तापमान का जो मान दिया गया है वह है 293 केल्विन, तो जब भी हम केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो हमें क्या करना होगा, उसमें 273 घटाना होगा। यानी 293 माइनस 273 बराबर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। यानी 293 केल्विन तापमान जो होगा वह 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर होगा। ऑप्शन दिया गया है 25 केल्विन, 298 केल्विन, 273 केल्विन या इनमें से कोई नहीं। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान को अगर हम केल्विन में बदलेंगे तो इसका मान कितना होगा। तो चूंकि तापमान का मान जो क्वेश्चन में दिया है वह है 25 डिग्री सेल्सियस, तो जब भी हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना होगा तो हमें उसमें 273 जोड़ना होगा। यानी ये बराबर हो जाएगा 25 प्लस 273, यानी इसका मान हो जाएगा 298 केल्विन। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 298 केल्विन, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक है। ऑप्शन दिया गया है 273 केल्विन, 373 केल्विन, 100 केल्विन या 173 केल्विन। चूंकि क्वथनांक एक ऐसा तापमान होता है जिस पर कोई भी पदार्थ उबलने लगता है, यानी इसमें हमें बताना है ऐसा तापमान जो कि जल उबलने लगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि जल का जो क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ऑप्शन में जो मात्रक दिया गया है वह केल्विन में दिया गया है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में पहले बदलना होगा, तब जाकर हम इसका जवाब बता पाएंगे। तो यानी जल का जो क्वथनांक होता है वह होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हमें केल्विन में बदल के देखना होगा। तो जब भी हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल लेंगे तो हमें क्या करना होगा, उसमें 273 जोड़ना होगा। इस प्रकार इसका मान हो जाएगा 373 केल्विन। यानी जल का जो क्वथनांक होगा वह होगा 373 केल्विन। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन या संगलन। देखिए होता क्या है कि जब भी हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो ये पहले द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, फिर ये गर्म करने पर ये गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका ठोस रूप को अगर गर्म किया जाए तो ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस बन जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऊर्ध्वपातन। यानी ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर यह द्रव में न बदलकर सीधे गैस बन जाए। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। यानी कौन सा पदार्थ को हम ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन दिया गया है द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड या जल का ठोस रूप। तो शुष्क बर्फ जो होता है यह होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पास्कल निम्न में से किस भौतिक राशि का इकाई है? ऑप्शन दिया गया है घनत्व, शक्ति, दाब या तापमान। तो पास्कल जो है वह दाब का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल के अवयव है। पहला ऑप्शन दिया गया है जिंक और टिन, अगला है जिंक और कॉपर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है लोहा और तांबा और अंतिम ऑप्शन दिया गया है एल्युमिनियम और तांबा। पीतल जो है वह एक मिश्र धातु है और मिश्र धातु दो या दो से अधिक प्रकार के धातुओं का समांगी मिश्रण होता है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि पीतल जो है वह कौन कौन धातु का मिश्र धातु है। इसका सही जवाब होगा जिंक और कॉपर, क्योंकि पीतल जो बनता है वह जिंक और कॉपर के समांगी मिश्रण से बनता है और इस प्रकार पीतल जो है उसमें 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? पहला ऑप्शन है 21%, 50%, 78% या 80%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा है 21%। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? ऑप्शन दिया गया है 20%, 30%, 78% या 90%। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 78% है। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर यह द्रव में न बदलकर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन दिया गया है अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेफ्थालिन या उपर्युक्त सभी। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, यानी कौन सा पदार्थ को अगर हम गर्म करें, उसका ठोस रूप को अगर गर्म करें तो यह द्रव में न बदलकर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड, कपूर और नेफ्थालिन तीनों ऐसे पदार्थ हैं जिसका ठोस रूप को अगर गर्म किया जाए तो यह द्रव अवस्था में न परिवर्तित होकर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व उपधातु के उदाहरण है? पहला ऑप्शन है बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी, यानी बोरन, सिलिकॉन और जर्मेनियम तीनों उपधातु के उदाहरण हैं। उपधातु ऐसे तत्व होते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। निम्न में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? ऑप्शन दिया गया है क्लोरीन, ब्रोमीन, फास्फोरस और सल्फर। इसका सही जवाब होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी अधातु या तो ठोस अवस्था या फिर गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है कि निम्न में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? इसमें हमें एक ऐसा धातु का नाम बताना है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है कैलियम, सीजियम, पारा और सोडियम। इसका सही जवाब होगा पारा, यानी मरकरी। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? ऑप्शन दिया गया है वायु, दूध, लकड़ी और पारा। विज्ञान के अनुसार पदार्थों को शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों में वर्गीकृत किया गया है।
अगर हम शुद्ध पदार्थ की बात करें तो इसमें तत्व और यौगिक आते हैं, जबकि अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण आते हैं। पहला ऑप्शन जो है वायु, वह एक मिश्रण है जो कि अशुद्ध पदार्थ है। दूध जो है यह भी एक मिश्रण है और यह भी एक अशुद्ध पदार्थ है। इसी प्रकार लकड़ी जो है वह भी एक अशुद्ध पदार्थ का उदाहरण है। लेकिन पारा जो है वह एक तत्व है जो कि एक शुद्ध पदार्थ है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा पारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमाणु की त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है। चूंकि हम जानते हैं कि परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं, इसीलिए इसकी त्रिज्या को मापने का उपयुक्त इकाई क्या है। ऑप्शन दिया गया है नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं, इसीलिए इसकी त्रिज्या को नैनोमीटर में नापा जाता है और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। अगला क्वेश्चन है कि 1 AMU बराबर होता है। चूंकि हम जानते हैं कि परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं, इसीलिए परमाणु की द्रव्यमान जो होगी वह भी बहुत ही कम होगी। इसीलिए परमाणु के द्रव्यमान को नापने के लिए एक विशेष प्रकार की इकाई का व्यवहार किया जाता है, जिससे AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 1 AMU किसके बराबर होगा। ऑप्शन दिया गया है कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के भार के बराबर, या कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु भार का 12वां भाग। तीसरा ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 1 AMU जो होता है वह होता है कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु भार का 12वां भाग, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन अणु की परमाणुकता क्या है। ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 या 4। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ओजोन का जो आणविक सूत्र होता है वह होता है O3, यानी ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, इसीलिए ओजोन अणु की जो परमाणुकता होगी वह होगी 3। यह एक सामान्य सा क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। आवोगाद्रो संख्या का मान होता है। ऑप्शन दिया गया है 6.022 इंटू 10⁻20, 6.022 इंटू 10⁻22। अगला ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻23 और लास्ट ऑप्शन दिया गया है 6.022 इंटू 10⁻24। आवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी आवोगाद्रो संख्या जो है वह एक ऐसा संख्या है जिसमें एक मोल में कणों की संख्या बतलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर के एक अणु में सल्फर के कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन दिया गया है 2, 4, 6 या 8। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि सल्फर का अणु का आणविक सूत्र क्या होता है। सल्फर का आणविक सूत्र होता है S8, यानी सल्फर का एक अणु जो है वह सल्फर के 8 परमाणुओं के संयोग से बनता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सल्फर के एक अणु में सल्फर के 8 परमाणु उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, फास्फोरस के एक अणु में फास्फोरस के कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4 या 5। फास्फोरस अणु का आणविक सूत्र होता है P4, यानी फास्फोरस के एक अणु में फास्फोरस के 4 परमाणु होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अल्फा कण प्राकीर्णन प्रयोग संबंधित है। पहला ऑप्शन है थॉमसन के परमाणु मॉडल से, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से, बोर के परमाणु मॉडल से या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। इसका सही जवाब होगा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्राकीर्णन प्रयोग किया।
इस प्रयोग के जरिए रदरफोर्ड ने परमाणु का एक मॉडल पेश किया। यानी अल्फा कण प्राकीर्णन प्रयोग जो है ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से संबंधित है। परमाणु में नाभिक का पता लगाने वाले वैज्ञानिक थे। ऑप्शन दिया गया है जे टॉमसन, नील्स बोर, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड ही ऐसा वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले पता लगाया कि परमाणु के अंदर नाभिक उपस्थित होता है। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्राकीर्णन प्रयोग किया और इस प्रयोग के जरिए उन्होंने पाया कि परमाणु के केंद्र में एक छोटी सी संरचना होती है जिससे नाभिक कहा गया। इस प्रकार रदरफोर्ड ने परमाणु के अंदर नाभिक का पता लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के लिए सही है? ऑप्शन दिया गया है परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में काफी कम होता है। और अंतिम ऑप्शन दिया गया है उपर्युक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी, क्योंकि तीनों कथन पहला, दूसरा और तीसरा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के लिए सही है। अब अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु के m कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? ऑप्शन दिया गया है 2, 8, 18 और 32। किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इन ऊर्जा स्तरों को K, L, M और N इस प्रकार करके सूचित किया जाता है। इसमें K कक्ष जो होता है वह पहला कक्ष होता है, दूसरा कक्ष है L कक्ष, तीसरा कक्ष है M कक्ष और चौथा कक्ष है N कक्ष। इस प्रकार करके ये कक्षाओं में विभक्त रहते हैं। तो अब ये सवाल है कि किसी परमाणु के M कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए जो फॉर्मूला होता है वह होता है 2n²। इस क्वेश्चन में M कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया है, यानी M कक्ष अर्थात कक्षा नंबर 3। तो इस प्रकार इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वह होगी 2 × 3⁻², यानी ये जो होगा ये 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु के M कक्ष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। ऑप्शन दिया गया है नील्स बोर, रदरफोर्ड, जे टॉमसन और चैडविक। परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे चैडविक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान या इनमें से कोई नहीं। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट, सोडियम के एक परमाणु में 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। सोडियम का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है 11, 12, 23 या 34। सोडियम के एक परमाणु में 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। हमें पता करना है कि सोडियम का द्रव्यमान संख्या क्या होता है। किसी भी तत्व का द्रव्यमान संख्या जो होगा उसमें एक परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योगफल के बराबर होगा। यानी इस क्वेश्चन में सोडियम का जो द्रव्यमान संख्या होगा वह होगा 11 + 12 यानी 23। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी 23। परमाणु संख्या समान
परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है समभारिक, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक या इनमें से कोई नहीं। वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, ऐसे परमाणुओं को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा समस्थानिक। समस्थानिक ऐसे परमाणुओं को कहा जाता है जिनमें परमाणु संख्या तो समान होती है परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4 या 5। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं और इन तीनों समस्थानिकों का अपना अपना नाम है। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। इस प्रकार हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है 2, 8, दूसरा ऑप्शन है 8, 2, 1, तीसरा ऑप्शन है 2, 1, 8 और अंतिम ऑप्शन दिया गया है 2, 8, 1। सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वह होता है 11। इसमें पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरा कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वह होगा 2, 8, 1। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अब बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे? ऑप्शन दिया गया है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, लीवेनहॉक या पुरोकंज। सबसे पहले कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली पतली स्लाइसों को काटकर जब अपनी सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा तो उन्होंने मधुमक्खी की छत्ते जैसी संरचनाएं देखी। वास्तव में ये सभी संरचनाएं मृत कोशिकाएं थी। इस प्रकार रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कोशिक जीव है? ऑप्शन दिया गया है क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम, अमीबा या उपर्युक्त सभी। एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव होते हैं जो केवल और केवल एक ही कोशिका का बना होता है और इसका उदाहरण है क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम, अमीबा इत्यादि। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। कोशिका में केंद्रक का पता लगाने वाले वैज्ञानिक थे? ऑप्शन है एम स्लीडन, टी स्वान, रॉबर्ट ब्राउन और लीवेनहॉक। सही जवाब होगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने ही कोशिका के अंदर केंद्रक का पता लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे? ऑप्शन दिया गया है एम स्लीडन और टी स्वान। दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन। तीसरा ऑप्शन है लीवेनहॉक और चौथा ऑप्शन दिया गया है उपर्युक्त सभी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे एम स्लीडन और टी स्वान। इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवधारी कोशिकाओं के बने होते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है? ऑप्शन हमारे पास हैं काइटिन, सेलुलोज, प्रोटीन या लिपिड। पादप कोशिकाओं में यानी पौधों की कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है ये मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से प्रोकैरियोटी कोशिका का उदाहरण है? ऑप्शन दिया गया है पादप कोशिका, जंतु कोशिका, जीवाणु कोशिका या अमीबा। अगर आप जीव जगत में ध्यान दें
तो आप पाएंगे कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक प्रकार की कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है, जबकि दूसरे प्रकार की कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक बिना झिल्ली का होता है, यानी केंद्रक जो होता है वह झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है। इस प्रकार की कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। और जिस कोशिका में केंद्रक एक झिल्ली द्वारा घिरी हुई होती है उससे यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें पता करना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है। इसका सही जवाब होगा जीवाणु कोशिका, क्योंकि जीवाणु कोशिका में जो केंद्रक पाई जाती हैं ये एक झिल्ली से घिरी हुई नहीं होती हैं, अर्थात जीवाणु कोशिका में केंद्रक जो होता है वह बिना झिल्ली का होता है, अर्थात यह प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हमारे पास हैं रसधानी, गल्जी उपकरण, प्लास्टिड और लाइसोसोम। आत्मघाती थैली के नाम से जाने जाने वाला कोशिकांग है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। कारण क्या है कि लाइसोसोम के अंदर कुछ ऐसे रसायन होते हैं कि अगर किसी कारण से लाइसोसोम फट जाए तो ये पूरी संपूर्ण कोशिका इसकी चपेट में आ जाती है और कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन, कोशिका का बिजली घर है। ऑप्शन दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम और प्लास्टिड। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ऊर्जा गृह की तरह कार्य करता है और संपूर्ण कोशिका को अपनी आवश्यकता अनुसार ऊर्जा मुहैया कराती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका ऊर्जा को किस रूप में संचित रखता है? ऑप्शन दिया गया है एडीपी, एटीपी, अकार्बनिक फॉस्फेट और विद्युत ऊर्जा। कोशिकाएं जो हैं ये श्वसन की क्रिया करती हैं और श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का विखंडन होता है और उसमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अब जो ये ऊर्जा मुक्त होती है, कोशिका इस ऊर्जा का उपयोग करके एटीपी नामक अणु तैयार कर लेती है, जो अपने आवश्यकता अनुसार ऊर्जा मुहैया कराती हैं। इस प्रकार कोशिकाएं जो हैं वह ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित रखता है। एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विपद नाम पद्धति के लिए कौन सा कथन सही है? पहला कथन है जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होता है। दूसरा कथन है प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होता है। तीसरा कथन है वैज्ञानिक नाम इटैलिक में लिखे जाते हैं और अंतिम ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। इसको समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। इस प्रकार किसी भी जीव जंतु का वैज्ञानिक नामकरण जो होता है उसमें दो पद होता है, इसीलिए इस विधि को, इस पद्धति को द्विपद नाम पद्धति कहा जाता है। इसमें जो पहला पद होता है वह जीनस का नाम होता है, जैसे इसमें मैंजीफेरा जो है वह जीनस का नाम है और इंडिका जो है ये प्रजाति यानी स्पीसीज का नाम है। तो इसमें जो जीनस होता है उसमें अंग्रेजी के बड़े अक्षर से इसका नाम लिखा जाता है और जो प्रजाति होता है ये छोटे अक्षर से लिखा जाता है। इसके साथ ही जो वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है वह इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, यानी इसको हमें तिरछा करके लिखना है। तो इस प्रकार पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन तीनों सही हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण जीव जगत को व्हिटेकर ने कितने भागों में विभाजित किया? ऑप्शन दिया गया है 3, 4, 5 और 6। व्हिटेकर ने संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में विभाजित किया। इसमें पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा,
तीसरा है फंजाई यानी कवक, चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनिमेलिया। इस प्रकार व्हिटेकर ने संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में वर्गीकृत किया। अगला क्वेश्चन है उभयचर पादप है। ऑप्शन दिया गया है थैलोफ्राइटा, ब्रायोफ्राइटा, टेरिडोफ्राइटा और जिम्नोस्पर्म्स। उभयचर पादप का उदाहरण है ब्रायोफाइटा। इस तरह के पौधे को उभयचर पौधे कहा जाता है, यानी उभयचर पादप कहा जाता है। ऐसे पौधे स्थल और जल दोनों जगह पर रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। पहला ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा, दूसरा है एनेलिडा, तीसरा है मोलस्का और चौथा ऑप्शन है निमेटोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में नंबर ऑफ स्पीसीज यानी प्रजाति की संख्या बहुत अधिक होती है। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। यह बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन दिया गया है चार्ल्स डार्विन, कैरोलस लिनियस, रॉबर्ट हुक या लीवेनहॉक। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक हैं कैरोलस लिनियस। अब आइए हम फिजिक्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है औसत वेग, औसत चाल, त्वरण और विस्थापन। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड या मीटर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कार्य का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन दिया गया है न्यूटन, जूल, वाट और डाइन। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि जड़त्व की माप होती है? ऑप्शन है वेग, त्वरण, द्रव्यमान और भार। सबसे पहले तो हमें समझना होगा जड़त्व होता क्या है। जड़त्व किसी वस्तु का ऐसा गुण है जिस गुण के कारण वह वस्तु एक समान गति की अवस्था या फिर विरामावस्था में बने हुए रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। इस गुण को वस्तु का जड़त्व कहा जाता है। जड़त्व उस वस्तु का अधिक होगा जिसका द्रव्यमान अधिक है। जिस वस्तु का द्रव्यमान कम है उसका जड़त्व कम होगा। यानी जड़त्व की जो माप होती है वह उसकी द्रव्यमान से व्यक्त की जाती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा द्रव्यमान। न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा आती है? ऑप्शन दिया गया है प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम, तृतीय गति नियम और इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया है कि गति के कौन से नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। चूंकि हम जानते हैं कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हमें प्राप्त होता है F = ma और इसी इक्वेशन से बल की परिभाषा हमें मिलती है। यानी बल की जो परिभाषा है वह गति के दूसरे नियम यानी द्वितीय गति नियम से मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ऑप्शन दिया गया है 746 वाट, 876 वाट, 435 वाट और 976 वाट। अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर ये शक्ति का एक इकाई है और एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। पहला ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच,
दूसरा ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से कम, तीसरा ऑप्शन है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, और अंतिम ऑप्शन दिया गया है 1,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। देखिए ध्वनि तरंगें जो हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला है श्रव्य ध्वनि, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं। दूसरे प्रकार का ध्वनि तरंगे हैं अवश्रव्य ध्वनि, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, और तीसरे प्रकार की ध्वनि तरंगे हैं पराश्रव्य ध्वनि, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यानी पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो होती है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में तरंग के वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य के बीच क्या संबंध है ये हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन में यह लिखा है कि तरंग के वेग को v द्वारा इंडिकेट किया जाएगा, आवृत्ति को n द्वारा और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा द्वारा सूचित किया जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है v = n लैम्डा, दूसरा ऑप्शन है v = लैम्डा बटा n, तीसरा ऑप्शन दिया गया है v = n - लैम्डा, और लास्ट ऑप्शन दिया गया है v = n + लैम्डा। सही संबंध जो होगा वह होगा v = n लैम्डा, यानी तरंग का जो वेग है वह आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है। निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होती है? ऑप्शन है स्टील में, वायु में, निर्वात में और जल में। ध्वनि के गमन के लिए किसी माध्यम का होना अति आवश्यक है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, उससे कम होता है द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में। यानी इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होगा, तो जो ठोस माध्यम है उसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा, यानी सही जवाब होगा स्टील में। अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि का वेग है। पहला ऑप्शन दिया गया है लगभग 220 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा ऑप्शन है लगभग 110 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा है लगभग 232 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम ऑप्शन है लगभग 344 मीटर प्रति सेकंड। वायु में ध्वनि का वेग लगभग 344 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है ठोसों में, द्रवों में, गैसों में या निर्वात में। ध्वनि तरंगों के गमन के लिए किसी माध्यम का होना अति आवश्यक है। ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तत्व यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या है। ऑप्शन दिया गया है 92, 146, 235 और 135। इस क्वेश्चन में जो तत्व दिया गया है वह है यूरेनियम, जिसकी परमाणु संख्या दिया गया है 92 और द्रव्यमान संख्या दी गई है 235। इसमें हमसे प्रोटॉनों की संख्या पूछा जा रहा है, तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु संख्या, और ये हमेशा नीचे लिखी जाती है। यानी यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या होगी 92, यानी सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। ऑप्शन दिया गया है 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻14 मीटर और 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि इसकी प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? ऑप्शन दिया गया है सेंट्रियोल, गल्जिकाई, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। आमतौर पर कोशिका में जो केंद्रक होती हैं इसी में डीएनए पाया जाता है, क्योंकि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया है वह केंद्रक नहीं है, यानी केंद्रक के अलावा
ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें डीएनए पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे कोशिकांग हैं जिसमें डीएनए पाया जाता है। निम्न में से संक्रामक रोग की पहचान करें। ऑप्शन है कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह और हैजा। इसमें पहला ऑप्शन जो है कैंसर, ये एक संक्रामक रोग नहीं है। ठीक वैसे ही हृदय रोग भी संक्रामक रोग नहीं है और मधुमेह भी संक्रामक रोग नहीं है। लेकिन हैजा जो है ये एक संक्रामक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। संदूषित जल के सेवन से हैजा हो सकता है। निम्न में से तत्व का उदाहरण है। ऑप्शन है साधारण नमक, जल, लोहा और वायु। पहला ऑप्शन जो है वह है साधारण नमक, जो कि सोडियम क्लोराइड है, ये एक यौगिक है। ठीक वैसे ही जल एक यौगिक है, लेकिन लोहा जो है वह एक तत्व है, जबकि वायु एक मिश्रण है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? ऑप्शन दिया गया है अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए तरंगे जो है ये दो प्रकार की होती हैं। एक प्रकार की तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरे प्रकार की तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे वैसे तरंग को कहेंगे जिसमें तरंग के गति की दिशा और कणों के दोलन करने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, वैसे तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहेंगे। लेकिन वैसे तरंग जिसमें तरंग के गति की दिशा और माध्यम के कणों के दोलन करने की दिशा दोनों एक दूसरे के अनुरूप हो, वैसे तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहेंगे। ध्वनि तरंगे जो हैं ये एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? ऑप्शन दिया गया है साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और रेलगाड़ी। द्रव्यमान जो होती है वह जड़त्व की माप होती है, यानी किसी भी वस्तु की जड़त्व अधिक होगी अगर उसकी द्रव्यमान अधिक हो, और अगर द्रव्यमान कम हो तो उसकी जड़त्व कम होगी। यानी इसमें रेलगाड़ी की द्रव्यमान अधिक है, इसीलिए रेलगाड़ी की जड़त्व सबसे अधिक होगी। इसीलिए सही जवाब होगा ऑप्शन डी। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन है 2 गुना, 4 गुना, आधा या 1/4। सबसे पहले हमें समझना होगा कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए क्या समीकरण है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए जो समीकरण है वह है 12 mv²। अब इस इक्वेशन से हमें समझ में आता है कि अगर हम वेग को दोगुना कर दें, यानी v को दोगुना कर दें, तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। यानी सही जवाब होगा कि उस वस्तु का गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था या सभी अवस्था में एक समान? किसी पदार्थ में अणुओं की ऊर्जा कितनी होगी ये इस बात पर निर्भर करती है कि ये किस अवस्था में है। अगर पदार्थ ठोस अवस्था में हो तो इसकी ऊर्जा कम होगी, द्रव अवस्था में हो तो इसकी ऊर्जा कुछ अधिक होगी, और गैसीय अवस्था में हो तो इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी। कारण क्या है कि जब पदार्थ गैसीय अवस्था में होती हैं उस समय अणुएं अत्यधिक तेज गति से गति करती हैं, इसीलिए अणुओं की ऊर्जा सर्वाधिक होगी अगर अवस्था गैसीय अवस्था हो।